के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस बार त्योहार में फाइनेंशियल शॉपिंग के लिए आज हम आपको बताएंगे किस आधार पर आप चुने अपने लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इक्विटी, डेट और गोल्ड में एसेट एलोकेशन का सही तरीका क्या है, तो कौन से स्कीम में निवेश करना है इस त्योहार में आपके लिए फायदेमंद, इसी की फेस्टिव पोर्टफोलियो शॉपिंग हम आपकी कराने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स। परिचय करा देते हैं। सुरंजना बोर ठाकुर, सेल्स हेड बैंक एंड एनडी मिरई एसेट, और कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ। सुरंजना और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मणिगुरु के इस खास कार्यक्रम में। त्योहारी सीजन है, फेस्टिविटीज से हर जगह रौनक ही रौनक नजर आ रही है। और हम चाहते हैं कि लोग अपने घर, अपने आसपास सजाने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी सजाए, और वो भी अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ। इसलिए इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। एक्सपर्ट से हम समझना चाहेंगे कि कैसे करें आप पोर्टफोलियो की फेस्टिव शॉपिंग। तो कीर्तन, आपसे हम समझना चाहेंगे, हर एक शॉपिंग से पहले हम एक गाइड समझते हैं, आप पढ़ते हैं कि या फिर एक प्लानिंग करते हैं कि हमें इस बार अपने इस फेस्टिवल के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है, क्या खरीदना है, या क्या प्लान करना है। तो आपकी नज़र में क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने पोर्टफोलियो की शॉपिंग के लिए? स्वाति जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको आपका एसेट एलोकेशन समझना बहुत जरूरी है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत सारी स्टडीज की गई है ऑलरेडी, जिसमें ये उभर कर आया है कि आपके लॉन्ग टर्म में जितना रिटर्न निकलता है आपके निवेश से, उसका 90% एट्रीब्यूट किया जाता है सही एसेट एलोकेशन को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक इन्वेस्टर को अपना एसेट एलोकेशन किस तरीके से डिजाइन करना है ये समझ जाएगा, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए, एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से दो चीजों पे निर्भर करता है। सबसे पहले तो आपका रिस्क प्रोफाइल, आप में रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, और उसके साथ साथ आपको जिस गोल के लिए पैसा निवेश करना है उसके लिए समय कितना है। देखिए, ये टिपिकली ऐसा कहा जाता है कि आप अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में निवेश करेंगे, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप ज्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में निवेश करेंगे। वो सिर्फ एक तरह का पहलू है जो आपके रिस्क प्रोफाइल की बात करता है। पर मान लीजिए मैं अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, पर मेरे पास समय गोल के लिए सिर्फ 1 ही साल है, तो क्या मैं ज्यादा पैसा इक्विटी में डालूंगा? आंसर ना है। तो इसलिए आपको एज एन इन्वेस्टर आपका रिस्क प्रोफाइल और कितना समय है आपके गोल को रीच करना है, ये दोनों देखना जरूरी है। एक एग्जांपल दूंगा अग्रेसिव इन्वेस्टर का। मान लीजिए मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, तो अगर मैं सिर्फ रिस्क प्रोफाइल देखूं तो मैं शायद 80% पैसा इक्विटी में डालना चाहूंगा, 10% पैसा फिक्स्ड इनकम में डालना चाहूंगा, और 10% पैसा गोल्ड में डालना चाहूंगा। पर मान लीजिए इसी सिचुएशन में जो मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, पर मेरे पास 1 ही साल का समय है मेरे गोल को रीच करने के लिए, तो मैं पूरा 100% पैसा फिक्स्ड इनकम में डालूंगा, मैं अग्रेसिव होने के बावजूद। अगर मेरे पास 3 साल का समय है तो मैं शायद 50% पैसा इक्विटी और 50% पैसा फिक्स्ड इनकम में डालूंगा। अगर मेरे पास 5 साल या उससे ज्यादा का समय है तो मैं मेरा ओरिजिनल रिस्क प्रोफाइल यूज करूंगा, जिसमें 80% इक्विटी, 10% फिक्स्ड इनकम और 10% गोल्ड में पैसा निवेश करूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है निवेशक के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये समझना जरूरी है कि उनका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये दो चीजों पे निर्भर करेगा, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपके गोल के लिए समय कितना है। स्वाति, मैं वो तभी कह रही हूँ ना उनसे। तो एसेट एलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क प्रोफाइल समझना। आपका जो निवेश की अवधि है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, वो तय करता है आपका एसेट एलोकेशन। और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने लिए एक सही एसेट चुन सकते हैं। तो सुरंजना, ऐसे में अभी मौजूदा समय में हम बाजार में एक बहुत ही शानदार किस्म का माहौल देख रहे हैं। हमने इनफैक्ट कुछ समय पहले निफ्टी को ऑल टाइम हाई छूते हुए भी देखा, लेकिन अब एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक एज अ सरप्राइज हम सबके सामने आ गई। इसलिए कई लोगों का एसेट एलोकेशन बिगड़ भी गया। अब जब ऐसा हुआ तो लोगों के मन में भय और डर
कि हमने तो इक्विटी में निवेश इतना किया था या डेट में हमने इतना एसेट एलोकेट किया था, तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे एसेट एलोकेशन को संभाला कैसे जा सकता है जब ऐसी कोई अनसर्टनिटी या अनसर्टन कोई इवेंट आ जाता है मार्केट में? Good evening, Swati, and good evening to all your viewers. I think जैसे कि कीर्तन ने बोला कि एक एसेट क्लास को चूज करने के लिए हर एसेट क्लास का एक लेवल ऑफ रिटर्न होता है और एक रिस्क भी एसोसिएटेड होता है उसके साथ। तो आप जब इन्वेस्टर को जब चूज करना पड़ता है तो उनको अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल पहले देखना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। उनके गोल्स या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो रीच करने के लिए उनके पास कितना समय है और उनके पास कितना उस टाइम पे पैसा अवेलेबल है, ये सब कंसिडर करके वो अपना एसेट कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। बट हर एसेट क्लास का जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न देने का अलग अलग पोटेंशियल होता है और वो मार्केट कंडीशन से भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एलोकेशन लेना चाहिए। बट आज के सिनेरियो में जैसे कि आपने सवाल पूछा कि इस मार्केट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो इक्विटी मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। पर हमें पता है कि इक्विटी एसेट क्लास में अगर आपका जो पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का 3 से 5 साल का जैसे आपका होराइजन अगर और या तो उससे ज्यादा का होराइजन अगर आपका हो, वो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आप इक्विटी में डाल सकते हो। तो आपको उतना होराइजन होना चाहिए। एकदम शॉर्टर होराइजन अगर आप हो, आज के दिन में इनफैक्ट इन फिक्स्ड इनकम साइड भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट शायद ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुके हैं। इन फिक्स्ड इनकम साइड के रिटर्न्स भी काफी अच्छे अभी बन सकते हैं, तो उसका भी अभी इट्स अ गुड टाइम टू गेट इनटू फिक्स्ड इनकम एज वेल। बट जैसे कि आपने बोला कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इस टाइम पे, जब भी जियोपॉलिटिकल कोई उथल पुथल चलती है उस टाइम पे निवेशक के लिए एक्चुअली गोल्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग एसेट क्लास हो जाता है क्योंकि इट इज लुक्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। तो उसकी तरफ भी इन्वेस्टर चाहते हैं, उसका डिमांड भी बढ़ सकता है। सो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हर एसेट क्लास का एक मेरिट होता है, पर आपको इम्पोर्टेंट ये है कि हर एसेट क्लास का आपने एलोकेशन कितना किया हुआ है। जैसे कि कीर्तन ने मेंशन किया कि आप किस में कितना इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपका रिजल्टेंट रिटर्न ज्यादा डिटरमाइन होता है, ना कि आप एक एसेट क्लास को मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से बढ़ा दे या कम कर दे। आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही होना चाहिए और उस पे आपको कमिटेड रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको मार्केट में करेक्शन दिखे तो हो सकता है आप थोड़ा इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा दे या डेट में एलोकेशन थोड़ा कम कर दे, बट जो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपको उसके हिसाब से ही अपना इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। एक्चुअली जैसे सुरंजना भी बता रही है, कीर्तन आपको लगता है कि स्पेशली इस टाइम पर जब मार्केट को अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे ट्रिगर्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लोगों में इमोशनल बाइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे फेस्टिवल टाइम में हम इमोशनल होकर बाइंग करते हैं कि हमें तो एक अच्छी गाड़ी अभी खरीदने का मन कर रहा है, या चलो ना एक घर रेनोवेट ही क्यों ना करा ले, जबकि हमें एक्चुअली चाहिए कुछ और था या हम कहीं और अटेंशन दे सकते थे। वैसे ही बाजार में भी अलग अलग सिनारियोज में इमोशनल बाइंग काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो ऐसी इमोशनल बाइंग कितने हद तक ठीक रहती है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? आई थिंक इमोशनल बाइंग डेफिनेटली होती है। आप देखिए धनतेरस पे गोल्ड की बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, दिवाली में इक्विटी की बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इमोशनल बायस डेफिनेटली है। पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलेक्टिव बाइंग 1, 2 या 3 दिन के लिए होती है, राइट। ये आपका आपका बहुत सारा एलोकेशन डिमांड नहीं करती। जैसे मान लीजिए अगर मैं धनतेरस पे गोल्ड की बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं शायद 1 ग्राम सुकन का लेना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पैसा आपके एसेट एलोकेशन से आप डाइवेस्ट नहीं कर रहे उस फेस्टिव बाइंग के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट्स की जब हम बात करें तभी। बट हाँ, इन जनरल इमोशनल बायसेस तो बहुत है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आज देखिए मेरे हिसाब से आपको लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करना है, राइट, पर आपके हाथ में कितना रिटर्न निकलेगा वो नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, या तो आप ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हो
और उस निवेश किए हुए पैसे को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसिप्लिन के लिए आपको ये बायस से बाहर निकलना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है, वो बहुत जरूरी है। पर आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल्स अपने पूरे इन्वेस्टेबल सरप्लस का बहुत बड़ा पैसा फेस्टिविटी बाइंग या इमोशनल बाइंग में यूज कर लेते स्वाति। ओके, एब्सोल्युटली कीर्तन। सुरंजना, कई निवेशकों का ये सवाल रहता है कि हमें क्या कोई एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितना निवेश करना चाहिए। हमने अग्रेसिव और कंजर्वेटिव निवेशक के लिहाज से उसका प्रपोर्शन तो समझ लिया, लेकिन विद इन कैटेगरी ऑल्सो हम जैसे इक्विटी देखते हैं, किसी किसी पोर्टफोलियो हम 10, 15, 20 फंड भी देखते हैं, किसी पोर्टफोलियो में कोई पोर्टफोलियो 2 या 3 म्यूचुअल फंड हैवी पोर्टफोलियो भी होते हैं। तो कहीं कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कहीं पर वे बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो मिडिल पाथ क्या होना चाहिए इसका? सो स्वाति, आई थिंक जब कोई भी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है, शायद एक पहला चीज है कि उनको अपने गोल्स जानने चाहिए। सो आप जब अपना गोल डिटरमाइन करते हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका लेट्स से कोई शॉर्ट टर्म गोल है, लेट्स से आपको 1 साल के अंदर कोई वेकेशन करना है जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना एलोकेशन जो है तो उसके बाद डिसाइड करोगे कि वो 2 लाख रुपए आपको 1 साल के अंदर अगर पहुंचना है तो इस टाइम पे आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और लेट्स से आप कोई डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी होराइजन शॉर्टर है, तो उस कैटेगरी के जितने फंड्स है उसका एवरेज रिटर्न को अगर आप एक क्राइटेरिया लेके जाओ तो आपको पता चलेगा कि 1 साल के अंदर आप 2 लाख रुपए पहुंचने के लिए आज के दिन में आपको कितना डालना चाहिए। वो एक तरीका हो सकता है आपको सोच के अंडरलाइन प्रोडक्ट्स डिसाइड करने में। बट प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो हर टाइप के गोल के लिए आपका एक हर अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। चाहे आपका लेट्स से मीडियम टर्म कोई गोल है जो कि आपको लेट्स से एक कार खरीदना है जो कि आपको 5 साल के अंदर खरीदना है, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है आप एक कॉम्बिनेशन बनाओ जहां पे आप इक्विटी प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा एक्सपोजर लो, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा एक्सपोजर लो, और आप डेट का भी थोड़ा सा उसमें कंपोनेंट रखो। लेकिन अगर आपको लेट्स से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या तो कोई घर खरीदने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ रही है जो कि 5 साल के ऊपर का टाइम होराइजन हो, तो फिर आप शायद ज्यादा अपना इक्विटी की तरफ टिल्ट रखोगे, अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लोगे, और हाइब्रिड या डेट में आपका कॉम्पोजिशन उसमें कम होगा। सो हर गोल के लिए आपका एक अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ द अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स। बट जैसे कि आपने पूछा कि कितने फंड्स होने चाहिए, उसका कोई ऐसा वो बॉल पार्क नंबर नहीं होता कि इतने फंड्स होने चाहिए। बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार निवेशक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखते देखते अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर लेते हैं, एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म उससे आपका रिटर्न ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है, आप एक्चुअली काफी सब ऑप्टिमल रिटर्न्स ही बना पाते हो। उसके लिए चाहे जैसे आप इक्विटी में आप निवेश कर रहे हो तो आप ऐसे 3-4 फंड ही अच्छे फंड भी निवेश करके उसमें ओवर अ पीरियड आप एडिशनल पैसा भी डाल सकते हो। डेट में भी सिमिलरली अगर आप 3-4 फंड्स ही देखें या कैटेगरी वाइज भी अगर आप पिक कर रहे हैं, बहुत सारे सेबी के डिफाइंड कैटेगरीज है, उसमें से भी आप जब पिक कर रहे हो तो हो सकता है आप एक कैटेगरी में एक ही फंड पिकअप करें या एक कैटेगरी में 2 ही फंड पिकअप करें। तो ये हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होगा। बट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका हमेशा ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो प्लीज उसको कंसोलिडेट कीजिए, अपने फंड्स को लिमिटेड रखिए ताकि आपके रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑप्टिमाइज हो सके। जी बिल्कुल। और कीर्तन, सभी एसेट क्लास में अगर हम देखें, जैसे सुरंजना ने कैटेगोरिकली इक्विटी की चर्चा यहाँ पर की कि हाँ आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैसे चूज कर सकते हैं,
अब हम अगर सभी एसेट क्लास में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम यानी डेट या फिर गोल्ड को समझें, तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। दोनों के लिए तो इन तमाम एसेट क्लास में फाइनेंशियल प्रोडक्ट चुनने के तरीके अलग होंगे शायद, तो उसको कैसे तय किया जाता है? स्वाति, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखें आज इतनी ज्यादा बातें की जाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया पे कि आज एक निवेशक कंफ्यूज्ड है कि वो इक्विटी के लिए कहाँ पैसा लगाए, फिक्स्ड इनकम के लिए कहाँ लगाए और गोल्ड के लिए कहाँ लगाए। तो अगर आप मेरी राय जाने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कौन से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, कौन से एसेट क्लास के लिए, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो आपका रिस्क प्रोफाइल जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, और इस केस में डिपेंड करता है आपके नेटवर्थ पे भी कि आपके पास टोटल कितना पैसा है। ये मैं समझाना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए एज ए निवेशक आपके पास 50 लाख रुपए, तो आप 50 लाख रुपए से तो पीएमएस में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। पर क्या आपके पास अगर सिर्फ 50 लाख रुपए है तो क्या आपको पीएमएस करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। तो आपका नेटवर्थ भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। दो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास 2.5 करोड़ के नीचे की अवधि है निवेश करने के लिए, तो मैं इक्विटी में जो पैसा निवेश करना चाहता हूँ वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूंगा। फिक्स्ड इनकम में जो करना चाहता हूँ वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूंगा। और गोल्ड में जो करना चाहता हूँ वो शायद मैं एसजीबीस के थ्रू करूंगा, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। पर मान लीजिए अगर मेरे पास 5 करोड़ तक की अवधि है, तो इक्विटी में मैं म्यूचुअल फंड के साथ पीएमएस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ, फिक्स्ड इनकम में म्यूचुअल फंड्स के साथ बॉन्ड्स यूज कर सकता हूँ, और गोल्ड में सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ म्यूचुअल फंड्स भी यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 5 करोड़ से ज्यादा पैसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक निवेशक को जो म्यूचुअल फंड पीएमएस के साथ वो डायरेक्ट इक्विटी भी करने का सोच सकता है, और फिक्स्ड इनकम में भी जो म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स के साथ थोड़ा सा मैनेज क्रेडिट में भी पैसा लगा सकता है। और गोल्ड में तो आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ आपके पास कितना पैसा है वो भी एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि क्या आपको पीएमएस चूज करना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में पोजीशन लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको फिक्स्ड इनकम और गोल्ड के बारे में भी बताया। स्वाति, पोर्टफोलियो शॉपिंग आज हम आपकी करा रहे हैं। हमारे साथ है मिरर एसेट से सुरंजना बोर ठाकुर और क्रेडेंस वेल्थ के कीर्तन शाह। सुरंजना, किसी को त्योहारी सीजन में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बनना है तो सही तरीका आपकी नजर में क्या हो, कैसे पहला कदम रखें? और कई लोग समझते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास इस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे, लमसम अमाउंट आता है, तो क्यों ना वो पैसा कहीं पर एक साथ इकट्ठा निवेश कर दे, या आपको लगता है धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना सही कदम है पहला? सो आई थिंक स्वाति, कोई भी इन्वेस्टर की जो जर्नी शुरू होती है तो उसके लिए आपने सुना होगा इंडेक्स फंड्स है, ईटीएफ्स है, जो पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है शुरू करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत बार अपना रिस्क एपेटाइट खुद नहीं जानते हो, और मार्केट के रिस्क को भी समझने के लिए आप अगर मार्केट में इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स क्या करता है कि वो एक बेंचमार्क को सिर्फ मिमिक करता है, मतलब आप सिर्फ कॉपी करते हो, उसमें आप फंड मैनेजर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका मार्केट जैसे जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा। तो अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करनी है, एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग या ईटीएफ एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि आपका म्यूचुअल फंड जो इंडिया में है एक बहुत अच्छा तरीका है फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑल्सो। बहुत बार लोगों के पास मैं ये सुनती हूँ कि ज्यादा पैसे नहीं है इस टाइम पे, तो शुरुआत नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट का। बट शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही कम अमाउंट से शुरू कर सकते हो। और जैसे कि आपने मेंशन किया, एसआईपी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है जिससे आप सिस्टमैटिकली हर महीने एक छोटा अमाउंट डालते जा सकते हो। बट अगर आपके पास लेट्स से लमसम पैसा भी है तो भी आप अपना, जैसे हमने एसेट एलोकेशन की बात की, हर एसेट क्लास में, अलग अलग एसेट क्लास में शुरुआत के लिए इक्विटी डेट ही देख सकते हो या इक्विटी डेट और गोल्ड देख सकते हो। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप तीनों सेगमेंट में एलोकेशन ले सकते हो। आई थिंक इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट और
रियल एस्टेट भी दो ऐसे एसेट क्लासेस है जहाँ पे कि लोगों का काफी डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन होता है, काफी हाई एलोकेशन होता है, तो वो तो हम वैसे ही करते हैं शायद। और उसके साथ आप ये अलग इक्विटी डेट ये सेगमेंट्स में भी और गोल्ड में भी आप शायद इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सही तरीका पहला निवेश करने का सुरंजना ने बताया आपके लिए फेस्टिव पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स। माफ कीजिए सुरंजना, बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 दिन 9 फंड। तो अपने इस खास सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं ऐसे शानदार फंड की जो आपको दमदार मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। हमारे साथ क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह है। कीर्तन, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फंड हैं जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो में मदद कर सकते हैं? स्वाति देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंड्स की बात करें उसके पहले 2 मिनट ये निवेशकों को जानना जरूरी है कि जब आप पैसा इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं तो 2 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में सब पैसा निवेश कर ले, क्योंकि मार्केट बहुत साइक्लिकल है। तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छे से पैसा डिवाइड करना चाहिए। और जब भी आप फंड को चूज करने की कोशिश करें तो ये भी ध्यान रखें कि आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वैल्यू स्ट्रैटेजी और मोमेंटम ये तीनों का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर स्वाति जी आप मेरा पूछे तो मैं 4 फंड्स सजेस्ट करना चाहूंगा अगर कोई भी यहाँ लंबे समय का निवेशक है। सबसे पहले तो मेरा इमर्जिंग, दूसरा कोटक इमर्जिंग, तीसरा निपॉन स्मॉल कैप और चौथा पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। इनको लेने का लॉजिक सेम जो मैंने पहले बताया वही है। अगर आप देखें तो इन चारों पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन से मुझे 3 चीजें मिल रही है। सबसे पहले तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में समान एक्सपोजर मिल रहा है। दूसरा, इनमें से कुछ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो एक थोड़ा सा बैलेंस वो भी मिल रहा है। और पीपीएफएस के थ्रू मुझे थोड़ा सा एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 फंड का कॉम्बिनेशन एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के। तो पहले निवेश के तौर पर आपको लगता है इन कैटेगरीज के फंड जो आपने लार्ज एंड मिड कैप का जिक्र किया, या फिर फ्लेक्सी कैप है, अगेन स्मॉल कैप का भी आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यस स्मॉल कैप का भी आपने जिक्र किया कीर्तन, क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का उसमें ये साफ पता चल रहा है कि स्मॉल और मिड कैप, जैसे आपने कहा कि बहुत इमोशनल होकर स्मॉल मिड कैप की तरफ निवेश नहीं भी करना चाहिए, पर लार्ज कैप में जिस तरीके से आउटफ्लो हो रहा है, क्या वो पैसा आपको लगता है कहीं और जा रहा है और बाकी कैटेगरीज लोग पसंद कर रहे हैं? स्वाति, अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टिंग में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बहुत इमीडिएट पास का परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड करते कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। तो आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और लार्ज कैप फंड्स को बहुत ही आउटसाइज परफॉर्मेंस से बीट किया है। इसीलिए क्योंकि इनका नियर टर्म परफॉर्मेंस इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सारा पैसा स्मॉल और मिड कैप में जा रहा है लार्ज कैप से निकलकर। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक अच्छा लंबे समय का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में लगना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा, आप अगर 2018 देखें, 2018 में स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से गिर चुका था, पर उसी समय पे लार्ज कैप का इंडेक्स 8% ऊपर था। राइट, अब आपको ब्रॉडली ये लगेगा कि अगर स्मॉल कैप 20% से नीचे है तो लार्ज कैप भी नीचे गिरा होगा, पर लार्ज कैप उस समय ऊपर था। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट्स बड़े साइक्लिकल होते हैं। ये प्रिडिक्ट कर पाना कि अगले 1 साल में, 3 साल में लार्ज कैप चलेंगे या मिड कैप चलेंगे या स्मॉल कैप चलेंगे, ये बहुत मुश्किल है। अलग अलग मार्केट सिचुएशन और समय में अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्ट्रैटेजीज चलती है। तो मैं तो बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपको लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हाँ, पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 साल का निवेश लक्ष्य रखें
उसके पहले कोई भी मिरेकल एक्सपेक्ट मत कीजिए स्मॉल कैप फंड्स में। बिल्कुल। तो ये रहे ऐसे फंड जो लगता है कीर्तन को कि पोर्टफोलियो के लिए हो सकते हैं फायदेमंद। धन्यवाद करेंगे कीर्तन हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।